नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों ये हमारी क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वरना मैं ये वीडियो भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगी। हमारी इंग्लिश ग्रामर रूल्स की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर सीखना चाहते हो तो वहां जाकर आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, क्लास 6 है, इसके अंदर हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर, दैट, इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि भाई एक वीडियो के अंदर हम लगभग 3-4 कॉन्सेप्ट तो सीखते ही सीखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो वो अलग अलग केस हो गया। बस इन पांचों को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें सीखने में मजा भी आता है। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कुछ आपकी प्रैक्टिस भी है और कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों अनटिल का, अनलेस का, इफ का, डेट का, वेदर का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो दोस्तों। देखो जो हमारा अनटिल होता है ना, अनटिल, और जो हमारा अनलेस होता है, ये होते क्या है। देखो अनटिल हमारा, ये जो अनटिल है ये हमारा कंजंक्शन भी हो सकता है, यानी कि अनटिल हमारा कंजंक्शन भी होता है और अनटिल हमारा प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है, क्या, अनटिल हमारा कंजंक्शन भी होता है और अनटिल हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, यानी कि सेंटेंस में ये कंजंक्शन का भी काम करता है और प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। यानी कि दीदी अगर सेंटेंस में अनटिल आ गया तो हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर ये कंजंक्शन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। चिंता मत करो, समझ जाओगे, मैं आपको बताऊंगी। अब अनलेस का सुनो, अनलेस का हमेशा हम कंजंक्शन में यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन। ठीक है, यानी कि ये अनलेस हमारा कंजंक्शन है, अनटिल हमारा कंजंक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है। ठीक है, अब अनटिल का हम यूज क्या करते हैं, देखो अनटिल का यूज क्या, जो अनटिल होते हैं ना दोस्तों, उसका यूज हम टाइम को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, अनटिल यानी कि समय को बताने के, चाहे वो एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा हो, चाहे वो एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा हो, जब भी अनटिल का यूज होगा हमेशा टाइम बताने के लिए होगा। ठीक है, और जो अनलेस है, क्या है, अनलेस, अनलेस का यूज हम दोस्तों कंडीशन बताने के लिए करते हैं। अब ये सबके एग्जांपल्स यहीं पे लिखे हुए हैं, आराम से सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, अनलेस का यूज कंडीशन बताने के लिए करते हैं, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। मैंने क्या बताया, अनटिल और अनलेस के बारे में बताया। अनटिल हमारा कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, अनलेस हमारा केवल कंजंक्शन होता है। अनटिल हमेशा सेंटेंस के अंदर टाइम को बताता है, चाहे वो एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा हो या फिर एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा हो, वो हमेशा समय को ही बताएगा। और आंसर हम अनलेस हमेशा कंजंक्शन की तरह यूज होता है और क्या बताता है, कंडीशन बताता है, यानी कि शर्त बताता है। ओके, अब मेरी बात सुनो दोस्तों, जो अनटिल और अनलेस है ना, वो अगर सेंटेंस में आएगा तो वहां पे हम नोट का यूज नहीं करेंगे। इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन समझना मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहीं पे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। अब मैंने क्या बताया कि अनटिल और अनलेस जिस सेंटेंस में होगा, यानी कि जिसमें भी होगा उसमें नोट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नोट का यूज है। लेकिन ये ठीक है, ये कैसे ठीक है वो भी समझेंगे। पहले मेरी बात सुनो कि दोस्तों जो अनटिल और अनलेस होता है ना, वो खुद ही नोट की इंडिकेशन देते हैं, यानी कि उनके खुद के मतलब में ही नोट होता है। नहीं, नहीं का सेंस इनके खुद के मतलब में ही है, इसलिए जहां भी आएंगे उसके साथ हम नोट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो है दीदी, और ये आपने ठीक बताया। अब मेरी बात सुनो, अनलेस जिस क्लोज में होगा, ठीक है, पूरे सेंटेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंजंक्शन का केस चल रहा है। और कंजंक्शन में क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या काम करता है, क्लोजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्लोजेस होते क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिल जाए ना तो उसे हम क्लोज कहते हैं। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि हम यहाँ पे मिल गए तो ये हमारा ए क्लोज, यहाँ पे सेकंड क्लोज। इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए, यानी कि जरूरी नहीं जोड़ने के लिए बीच में ही आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं बीच में आएगा, ये एंड नहीं है, लेकिन ये कंजंक्शन है, ये आगे पीछे आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसने जोड़ने का काम किया। इसका मतलब क्या है, अनलेस यू वर्क, जब तक तुम मेहनत करते हो, सॉरी जब तक तुम काम करते हो। नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि अनलेस के अंदर ही नहीं छुपा हुआ है नोट का इंडिकेशन। नोट का जो सेंस है ना वो अनलेस और अनटिल के अंदर है। तो जब तक तुम काम नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे नोट नहीं है, नोट क्योंकि इसके अंदर है, जब तक तुम काम नहीं करते हो तुम सफलता नहीं पाते हो। ठीक है, अब मान लो आपको ये बात ना पता होती कि अनटिल और अनलेस का मतलब ही नोट होता है, तो अब क्या लेके चलते कि जब तक तुम काम करते हो तुम सफलता नहीं पाते हो। और हमने क्या सुना है भाई, अगर हम काम करेंगे सफलता भी पाएंगे और काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता, हम सक्सीड नहीं होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका ऐसे सेंस बनेगा नहीं, इसलिए तो बता रही हूँ ना कि अनलेस के अंदर ही नोट है जब तक तुम काम नहीं करते हो। ठीक है, अगर अनलेस के अंदर नोट है और आप लिख देते अनलेस यू डिड नोट, या फिर हाँ सॉरी अनलेस यू डू नोट वर्क, ठीक है, अगर आप नोट लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि एक यानी कि जो अनलेस है उसके क्लोज के अंदर ही दो नोट हो जाते, एक तो आपने नोट डू के साथ लगा रखा है और एक अनलेस के अंदर था, इसलिए हम अनलेस और अनटिल के साथ नोट नहीं लगाते। ठीक है, उसके क्लोज में यहाँ पे नोट आ सकता है, ये हमारा दूसरा क्लोज है। मैंने कहा अनटिल और अनलेस का जो क्लोज होगा उनके साथ जो भी क्लोज होगा ना उसमें कोमा के बाद अगला शुरू हो जाता है। ठीक है, कोमा से पहले अनटिल और अनलेस के साथ जो भी होगा उसमें हम नोट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनके अंदर खुद ही नोट है, अगले में नोट नहीं है, इसलिए हमने नोट लगाया है। इसका मतलब है जब तक तुम काम नहीं करोगे, काम नहीं करते हो, तुम सफलता नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। ओके, अब देखो, अब है हमारा इफ का कॉन्सेप्ट। देखो अब इफ का क्या है, इफ हमारा क्या है भाई, ऐसा कंडीशन है। अब ये काम क्या करता है, तो उसे कंडीशन भी बताता है, यानी कि ये शर्त भी बताता है, और साथ ही साथ ये डाउट भी बताता है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में डाउट को भी शो करता है, हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं डाउट। ठीक है, और कंडीशन भी बताता है। दीदी अनलेस भी कंडीशन बताता है, इफ भी कंडीशन बताता है, डिफरेंस क्या है चिंता ना करो सीखेंगे, अभी सिखा देती हूँ। अब देखो, इफ प्लस में नोट, इफ प्लस में नोट इज इक्वल टू अनलेस, बात समझे मेरी? मेरे कहने का मतलब है कि इफ होगा ना जहां पे, तो वहां पे हम नोट का यूज कर सकते हैं, अनलेस में तो हम नोट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी ही नोट है, यानी कि उसके अंदर ही नोट छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अनलेस जब तक तुम काम नहीं करते हो। ठीक है, तो लेकिन इफ का मतलब क्या होता है, यदि, अगर। ठीक है, की भी इसका मतलब होता है की, डेट जो हम कहते हैं ना की है काम तुमने नहीं किया, मतलब कहते हैं मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि, वो की अलग है, मतलब होता है ये वाला की। देखो ये की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं क्या कह रही हूँ, इफ का जो क्लोज होगा, अगर हम मान लो इफ का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इफ का यूज कर लिया, तो इफ का यूज करे तो मैं यहाँ पे नोट भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि तुम काम, अगर तुम काम नहीं करते हो, ठीक है, तो इसमें बस डिफरेंस इतना है भाई, इफ भी कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, बस अंतर इतना है कि भाई अगर अनलेस के साथ नोट लगा हुआ है ना, तो अब अनलेस और नोट दोनों को हटा के आप इफ लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि अनलेस को हटा के आप इफ लिख सकते हो, क्योंकि इफ के साथ तो नोट आ सकता है, अनलेस के साथ नोट नहीं आ सकता। ओके, क्लियर हुआ? यानी कि इफ प्लस में नोट इज इक्वल टू अनलेस होता है, ये बस ये डिफरेंस है, नहीं तो दोनों ही हमारे कंडीशन बताते हैं। ओके, अब बात आती है दोस्तों वेदर की। किसकी आती है? वेदर की। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, मौसम वाला वेदर होता है हमारा ये WEATHER। ठीक है, ये होता है मौसम वाला, ये है WHETHER। ठीक है, अब देखो वेदर क्या बताता है दोस्तों, वेदर हमारा डाउट बताता है, वेदर हमारा डाउट बताता है। दीदी इफ भी कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है। फर्क क्या है, समझा दिया कि अगर भाई ऐसे एग्जाम में एरर आ जाए और अनलेस और नोट एक साथ दे दे, तो अगर इंप्रूवमेंट करना तो आप क्या कर सकते हो, अनलेस को हटा के इफ कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसे काट भी सकते हो, भाई इसमें एरर है, अनलेस के साथ नोट नहीं आता। ओके, और यहाँ पे क्या है, अब दीदी आपने फिर से कहा इफ भी डाउट बताता है, वेदर भी डाउट बताता है, तो इसमें क्या अंतर है ये भी सीखेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, सेंटेंस में इफ भी डाउट बताता है, वेदर भी डाउट बताता है, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आई डोंट नो इफ वेदर ही विल कम, तो यहाँ पे इफ का भी यूज कर सकते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे डाउट बताया जा रहा है, मैं सारे समझाऊंगी तब आपको अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे हम इफ का भी यूज कर सकते हैं और वेदर दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, एग्जाम में भी किसी का भी यूज कर सकते हैं, मर्जी अपनी। ठीक है, एज यू विश। लेकिन इसमें देखो, आई डोंट नो इफ वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने और नोट जोड़ दिया ना, और वेदर हमेशा और के साथ लगता है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा केस आ जाए और इफ वेदर आ जाए फिर और भी आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे केस में और के साथ हम हमेशा वेदर लगाते हैं, इफ के साथ और नहीं लगता, तो ऐसे केस में वेदर का यूज करेंगे। और केवल इतना आ जाए तो हम इफ का भी यूज कर सकते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेदर हमारा डाउट बताता है। अब बात आती है डेट की। डेट क्या बताता है? डेट बताता है श्योर, यानी कि सर्टेनिटी को, निश्चितता को, निश्चितता को। ठीक है, सर्टेनिटी। अब यानी कि भाई हम किसी बात में जब पूरे श्योर हो जाते हैं कि बात मतलब पूरे श्योर है, इस बात से पूरे कंफर्म है, तब हम डेट का यूज करते हैं, इसका कुछ ज्यादा नहीं है। तो समझ लिया ना कौन सा, मतलब केवल इफ में था, इफ भी कंडीशन बताता, डाउट भी बताता था। फिर हमें पता चला कि अनलेस भी कंडीशन बताता है,
तो इन दोनों में डिफरेंस सीख लिया। फिर हमने देखा इफ भी डाउट बताते हैं, वेदर भी डाउट बताता है, तो हमने इन दोनों में डिफरेंस सीख लिया। ओके, मतलब भाई इन दोनों का भी हम यूज कर सकते हैं, अगर इफ डाउट बताए तो इन दोनों का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि अगर वेदर के साथ और आ जाए ना, यानी कि और भी शब्द आ जाए, तब हम वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, देखो अगर इफ डाउट, अगर इफ कंडीशन बताए और डाउट बताए, अब देखो विल की बात हो रहा है, विल का यूज हम कहते हैं ना, इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। अब वो केस क्या है, मैं चलो ब्लैक पेन ले लेती हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर इफ कंडीशन बताए, क्या अगर इफ कंडीशन बताए तब हम विल का यूज कर सकते हैं, नो सॉरी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इफ कंडीशन बताए, मेरी बात सुनो, कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त, हम किसी चीज की शर्त लगा देते हैं। शर्त यानी कि भाई जब तुम ये काम करोगे तब मैं ये काम करूंगी। मैंने कहा जब तुम दिल्ली आओगे तब मैं गोवा जाऊंगी, तो मेरे गोवा जाने की शर्त क्या है कि जब तुम दिल्ली आओगे, तो कंडीशन ये है। डाउट, भाई मुझे नहीं पता कि वो आएगा नहीं आएगा, तो ये मेरा डाउट है, ठीक है। और जब सेंटेंस के अंदर इफ ऐसा कंडीशन यूज हो रहा है, यानी कि शर्त बता रहा हूं, तब हम इफ के क्लोज में विल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंजंक्शन की बात हो रही है, तो कंजंक्शन में क्लोज को देखा जाता है, जैसे कि अनलेस के क्लोज में नोट का यूज नहीं होगा। इसी तरह अगर इफ कंडीशन बताए, इफ कंडीशन बताए तो इफ के क्लोज में हम विल का यूज नहीं करेंगे। अगर इफ डाउट बता रहा है देन वी हैव टू यूज, यानी कि हम कर सकते हैं, वी कैन यूज, क्या कर सकते हैं यूज, वी कैन यूज विल। ओके, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो शी वॉज वेट अंटिल मंडे, शी वॉज वेट, उसने वेट किया अंटिल मंडे, मंडे तक उसने वेट किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंटिल मैंने कहा था एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है, तो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। अब देखो जब भी दोस्तों कंजंक्शन आएंगे ना, तो उसके पास क्लोज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्लोज मिलेंगे। यहाँ पे तो हमें क्लोज मिल गया सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं है, ठीक है। देखो अभी दीदी आपने कहा कि अंटिल फ्रेज, फ्रेज को जोड़ने काम करता है। मैंने कहा था दोस्तों अंटिल हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्लोज क्लोज को जोड़ता है, फ्रेज फ्रेज को जोड़ता है। यहाँ पे क्लोज और मंडे तो फ्रेज हमारा है नहीं, मंडे तो हमारा एक अलग से शब्द ही हो गया, ठीक है, हमारा एक वीक नेम हो गया। तो मैंने कब कहा कि भाई अंटिल हमारा, अगर मैं एज अ इसे कंजंक्शन मान रही हूँ, तो ये शी वॉज यानी कि इनको इसको जोड़ता है। मैंने क्या कहा था कि क्लोज क्लोज को जोड़ता है, यहाँ पे क्लोज तो है लेकिन यहाँ पे तो क्लोज नहीं है, फ्रेज फ्रेज को जोड़ता है। यहाँ पे कौन सा फ्रेज है, यहाँ पे नहीं है फ्रेज, ये भी फ्रेज नहीं है, वर्ड वर्ड को जोड़ता है, ये तो है नहीं, ठीक है। ये मानो क्लोज क्लोज को जोड़ता है और वर्ड्स वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। अब मैंने कहा कंजंक्शन है नहीं, कंजंक्शन है तो क्या बचा, प्रेपोजिशन बचा ना, और प्रेपोजिशन का तो काम ही होता है, हमने क्या समझा रखा है कि नाउन से पहले आएगा प्रेपोजिशन, नाउन से पहले आकर इन दोनों में संबंध बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अंटिल का यूज एज अ प्रेपोजिशन किया है, और यहाँ पे मतलब देखो उसने वेट किया मंडे तक, यानी कि उस टाइम तक, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसने वेट किया, मंडे तक उसने वेट किया था उसका, ठीक है। अब आगे देखो शी विल वेट अंटिल ही कम्स, उसने वेट किया जब तक वह नहीं आता है, ठीक है। वह वेट करेगी, शी विल वेट, वह वेट करेगी जब तक वह नहीं आता है। अब जब तक वह आता है, मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अंटिल और अंटिल के अंदर ही नोट छिपा हुआ है, इसलिए मैं कहूंगी जब तक वह नहीं आता है तब तक वह वेट करेगी, ठीक है। आ जाएगा तो तब वो वेट नहीं करेगी, मिल लेगी, वह अपनी बात कर लेगी, जो भी उसकी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंटिल एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब यानी कि क्लोज, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब यानी कि क्लोज, तो यहाँ पे दो क्लोज को जोड़ने का काम तो हमारे कंजंक्शन ही करते हैं ना। और प्रेपोजिशन क्या होते हैं, मतलब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो नाउन से पहले आए, तो यहाँ पे तो नाउन से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, और ये नाउन क्या है हमारा, ही तो हमारा एक प्रोनाउन है, और हमने क्या पढ़ा, नाउन से पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रेपोजिशन नाउन से पहले आते हैं, यहाँ पे नाउन से पहले नहीं आया, इसलिए यहाँ पे हमारा एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम, मैं आपको कंडीशन डाउट यही बताऊंगी, चिंता ना करो, ये इतने सारे 16 मैंने एग्जाम्पल ऐसे नहीं लिख रखे हैं। देखो अनलेस यू वर्क, जब तक तुम काम नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफलता नहीं पाओगे, ठीक है। जब हम काम करेंगे जब हम सफलता पाएंगे, तो मैंने एक कंडीशन रख दी आपके सामने, तुम्हारे सफलता पाने, तुम सफलता कब पाओगे, जब तुम काम करोगे, जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम सफलता नहीं पाओगे, तो तुम्हारे सफलता नहीं पाओगे उस पे कंडीशन क्या है कि अगर तुम काम नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रख दी, और कंडीशन के लिए इसलिए मैंने अनलेस का यूज किया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने नोट का यूज कर लिया, कर सकते हैं दूसरे क्लोज में कर सकते हैं, अनलेस का जो क्लोज होगा ना उसमें नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। इसमें हमें कंफ्यूजन होती है, दीदी सेंटेंस में तो हो गया नोट का यूज, नहीं ये तो अलग बात है। देखो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफलता नहीं पाओगे, तो यहाँ पे तो नोट से यूज हुआ है। अब यहाँ पे मैं मान लो नोट लगा देती, अनलेस यू डू नॉट वर्क, ठीक है,
तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, नहीं 2 बार नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये मतलब खराब बात है। इसलिए हम अनलेस के क्लोज में, अंटिल के क्लोज में नॉट का यूज नहीं करते। आगे देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, यदि वह आता है आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कंडीशन रख दी कि भाई यदि इफ ही कम्स, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक शर्त रख दी कि मैं जब ही जाऊंगा जब वो आएगा। मैंने एक शर्त रखी है, मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रखी, तुमने कहा दीदी जाओ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो आएगा। देखो इफ ही कम्स, जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रख दी, कंडीशन रख दी, ठीक है। इफ ही कम्स, जब वो आता है तब मैं जाऊंगी, ठीक है। यदि वह आता है आई विल गो, मैं चली जाऊंगी, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ऐसा कंडीशन यूज हो रहा है क्योंकि मैंने शर्त रखी है कि भाई मैं तभी जाऊंगी जब वो आएगा, और जब तक वो आता है तभी मैं जाऊंगी, ठीक है। तो एक शर्त रखी है मैंने, कंडीशन। अब ऐसे ही हम इस पे डाउट में भी यूज करते हैं, मैंने आपको बताया इसका यूज हम ऐसा कंडीशन के लिए भी और डाउट के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, इफ ही विल कम, वह कब आएगा, ठीक है। इफ ही विल कम, अब देखो यहाँ पे ही विल कम है, सॉरी मैं क्या बोल रही, बोल रही थी, ही विल कम, ठीक है। तो देखो आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि वो कब आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता वो कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, डाउट है, संकेत है, मुझे पूरी बात नहीं पता। अब मुझे पता, यहाँ पे कोई कंडीशन है, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा, यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, यहाँ पे डाउट बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, इफ ही विल कम आई विल गो, इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने शर्त रखी है, अभी जब ये वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो इफ के लिए मैंने शर्त रखी है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक शर्त रखी है, मैंने क्या करी, यहाँ पे एक शर्त रखी है कि यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर इफ कंडीशन बताए यानी कि शर्त बताए, तब हम उसके साथ उसके क्लोज में विल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो इफ के साथ विल का यूज हो गया, यहाँ पे मैंने कर रखा था, नहीं कर रखा था ना, तो यहाँ पे हमने विल का यूज कैसे कर दिया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर इफ कंडीशन बताएगा तो हम विल का यूज नहीं करेंगे उसके क्लोज में, तो यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विल को काट दो, डिलीट करो इसे, और यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, दूसरी क्लोज में चलता है, इसमें नहीं चलेगा, ओके। इसके काटने से कुछ नहीं होगा। इफ ही कम्स आएगा, ठीक है, सिंगुलर, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आगे देखो, आई डोंट नो इफ ही विल कम, तो यहाँ पे ठीक है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, इफ ही विल कम, ही विल गो, ये ठीक है, मुझे बताओ, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी, चिंता ना करो, इतना आप सोचो इसे। 8 देखो, आई विल वेट अंटिल अनलेस ही कम्स, अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे अंटिल आएगा या फिर अनलेस आएगा, आई विल वेट, मैं वेट करूंगा, अंटिल अनलेस ही कम्स, जब तक वो आता है तब तक मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो देखो, मैं वेट करूंगा जब तक वो आता है, तो उस पॉइंट तक मैं वेट करूंगा, ठीक है, ओके, मेरी बात समझ रहे हो ना। मैंने कहा आई विल वेट, मैं वेट करूंगा अंटिल अनलेस ही कम्स, जब तक वो आएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा होगा, वह वेट करेगी जब तक वह आएगा, तो उस पॉइंट तक वो वेट करेगी, ठीक है, जब तक वह आता है, ओके। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, अंटिल का यूज करना है, क्योंकि अंटिल यहाँ पे टाइम बता रहे, ठीक है, भाई मैं वेट करूंगा जब तक वह आता है, तो उस टाइम तक मैं वेट करूंगा, ठीक है, ओके। आगे देखो, अनलेस अंटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, अब यहाँ पे देखो, अनलेस ही वर्क्स, ये आपको समझ में तो आ गया है ना, कभी आप यहाँ पे अनलेस सोचती थी कंडीशन रखती, नहीं, देखो कंडीशन इसमें रखी है, मैंने कहा अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, जब तक वह काम नहीं करता है वह सफलता नहीं पाता है, तो सफलता ना पाने पे मैंने कंडीशन रख दी कि वो काम नहीं करेगा ना, तो सफलता नहीं पा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शर्त रखी है, यहाँ पे हम अनलेस का यूज करेंगे, लेकिन मैंने कहा आई विल वेट, मैं वेट करूंगी अंटिल ही कम्स, जब तक वो आता है तब तक मैं वेट करूंगी। तो इसमें देखो, जब तक वो आता है यानी कि जब वो आ जाएगा ना उस पॉइंट तक, मान लो वो यहाँ पे पहुंच गया, मान लो भाई आपने पूछा दीदी आप जाओ, मैंने कहा भाई आपने पूछा दीदी आप किसका वेट करूं, मैंने कहा भाई मैं आपने कुछ भी पूछा, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मैं जब तक वेट करूंगी जब तक वो नहीं आ जाता है, यानी कि उसके आने के बाद मैं चली जाऊंगी उसके आने के बाद, तो उस पॉइंट तक, वो उसके आने के पॉइंट तक मैं वेट कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा टाइम का मतलब यहाँ पे यूज किया है, अंटिल का यूज किया, यहाँ पे अनलेस का यूज होगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफलता नहीं पाओगे, ठीक है। आगे देखो, अनलेस इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, अब यहाँ पे बताओ अनलेस आएगा इफ आएगा, बिल्कुल सिंपल है, अभी आपको बताया अनलेस के क्लोज में हम किसका यूज नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नोट का यूज हो रहा है, तो इसे काटेंगे,
यानी कि हम यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। ओके, या तो फिर आप नोट को हटा सकते हो, यानी कि अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप अनलेस को हटा के ऐसे लिख सकते हो, इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट लगा दिया, नोट अगर हम ना भी लगाते तो अनलेस के अंदर नोट आ जाता। ओके, आगे देखो, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हमेशा मैंने जितने एग्जांपल लिया आपने ध्यान दिया हो, तो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल का यूज होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, फ्यूचर सिंपल का होता है, यहाँ पे प्रेजेंट का यूज होता है जब हम कंडीशन बता रहे होते हैं। अब आगे देखो दोस्तों, अनलेस यू वर्क, जब तक तुम काम नहीं करते तुम सफलता नहीं पाते हो, तो यही वो था भाई, इसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। आगे देखो, वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क नो एरर, ठीक है। ये वंस, अगर हमें वन का पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है ना, पॉजेसिव केस लिखना है तो कैसे लिखते हैं, मतलब वंस का क्या होता है, यानी कि हर एक का अधिकार, ठीक है, हर एक का अधिकार वंस का मतलब होता है। वंस यानी कि भाई ये वाला, ठीक है, तो उसे ऐसे लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा भाई, वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, मैंने भाई वन का मतलब क्या, वन का मतलब है कोई भी, ठीक है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, वन के अंदर मतलब हर कोई, ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ के अंदर सक्सीड नहीं हो सकता जब तक वो अपने काम में पंचुअल नहीं है। पंचुअल का मतलब है सामयिक, यानी कि वो समय से नहीं कर रहा, ऐसे ढील छोड़ रखी है। पंचुअल, भाई इस चीज के लिए पंचुअल बनो, यानी कि काम को हमेशा समय पर करो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ इसमें एरर कहाँ पे है। आपको देखो एरर आपको दो जगह पे लग रहा होगा, एक तो वन के साथ आर आ गया और किसी किसी को नहीं भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा ना हर कोई, तो सब आ गए इसलिए आर, ठीक है, नहीं आर नहीं है। यहाँ पे वन का मतलब है हर एक एक कोई, ठीक है, यानी कि कोई भी। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वन का मतलब हो रहा है दुनिया में जितने भी इंसान है ना, सबको मैं एक एक करके बोल रही हूँ, ठीक है, हर कोई की बात कर रही हूँ, हर एक इंसान एक 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 एक। ओके, मेरी बात समझ में आई, मैं एक और भी सुने, ठीक है, तो मैं सबकी बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे वन का मतलब यहाँ पे एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है, बेशक सबके लिए यूज हो रहा है, लेकिन मैं बात क्या कहना चाहती हूँ, भाई हर कोई अगर अगर काम नहीं करेगा अपने अपने जो काम में है, इन वंस वर्क, यानी कि अपने काम में, हर कोई, वन का मतलब क्या होता है हर कोई, वंस वर्क अपने काम में, ठीक है, तो काम पे किसका अधिकार है, हर कोई का अधिकार है, इसलिए तो हम कहते हैं ना पॉजेसिव केस, यहाँ पे पॉजेसिव केस है ना, और पॉजेसिव केस यानी कि पोजेशन, अधिकार दिखाना, ठीक है। तो भाई हर कोई अपने काम में अगर पंचुअल नहीं होगा ना, जब तक हर कोई अपने काम में शामिल नहीं होगा, पंचुअल नहीं होगा, यानी काम भाई अच्छे से नहीं करेगा, समय से नहीं करेगा, तब तक वो सफलता नहीं पा सकता। तो आपको यहाँ पे भी गलती दिख रही होगी दीदी, वन के साथ आर भी है, यानी कि बी में भी एरर है। और दूसरा, अनलेस का जो क्लोज है ना, उसमें भी नोट का यूज कर दिया, दो गलतियां, किसे ठीक करे। तो दोस्तों इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप बी पे एरर करोगे, क्योंकि मान लो आपने सी पे एरर कर दिया तब यहाँ पे गलती हो गई, और बी पे एरर कर दिया तो यहाँ पे गलती हो गई, यानी बी को हम सुधार तो सकते हैं ना, बी को हम सुधार सकते हैं, और बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम बी में लिख सकते हैं आर को उठा के तो इज कर सकते हैं, और अनलेस की जगह हम इफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इफ वन इज नॉट पंक्चुअल, ठीक है, इफ के साथ तो हम नोट का यूज कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब आगे देखो, आई डोंट नो इफ वेदर ही विल कम, मैं आपको समझा दिया। I have few doubts that whether he will come. I have a few doubts that whether he will come, ठीक है। अब यहाँ पे that का यूज होगा या फिर whether का यूज होगा। मैंने कहा I have few doubts, मेरे पास मतलब मुझे कुछ डाउट है कि वो आएगा फिर नहीं आएगा, और I have a few doubts that whether he will come, वही मुझे उसमें भी कुछ डाउट है कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा दीदी, अब मैं कहूँ ना, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे तो that का यूज होगा और यहाँ पे वेदर का यूज होगा, और अब मैं आपको वही समझाऊंगी दोस्तों कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनमें डिफरेंस, लिटल, आ लिटल एंड द लिटल, इनमें डिफरेंस, ठीक है। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसका तो यूज होता है दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, काउंटेबल यानी कि जिनकी गिनती कर सके। लिटल, आ लिटल, द लिटल का हम अनकाउंटेबल में करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ही कम, यानी कि हम श्योर है इस बात से। फ्यू का मतलब होता है कुछ, इतना कुछ, ना मेरे पास कुछ पेन है, यानी कि मैंने कहा आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है, इसका मतलब मेरे पास है ही नहीं पेन, ना के बराबर पेन है, ठीक है। तो इसमें इस बात से मैं पक्की हूँ,
मैंने कहा आई हैव फ्यू डाउट्स, मेरे कुछ डाउट्स है। कुछ डाउट्स का मतलब मेरे पास है नहीं डाउट्स, न के बराबर डाउट्स है, यानी कि एक भी डाउट नहीं है। यहाँ पे फ्यू डाउट्स का मतलब है एक भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा आई हैव अ फ्यू पेन, तो इसका मतलब क्या भाई, मेरे पास जितने भी पेन है ना काम चलाऊंगा, ठीक है। मान लो आपने पेन मांगे तो मैंने कहा आई हैव अ फ्यू पेन, तो इसका मतलब मेरे पास जितने पेन है काम चलाऊंगा। आपने कहा जितने पेन है उतने मुझे दे दो, ठीक है। तो आ फ्यू का मतलब होता है जितने भी है काम चलाऊ है, और द फ्यू का मतलब होता है जितने भी है मेरे लिए पूरे हैं, ठीक है। अब मेरे इनमें भी देखना फ्यू लिटिल एक ही चीज है, बस इतना डिफरेंस है, इनका काउंटेबल के साथ कर लेते हैं, इनका अनकाउंटेबल के साथ। आ फ्यू आ लिटिल एक ही बात है, द फ्यू द लिटिल एक ही है, ठीक है। तो फ्यू या फिर हमारा ये आ जाए लिटिल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतनी चीज है हमारे पास, इतनी चीज है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। आ फ्यू या फिर आ लिटिल का मतलब क्या होता है कि भाई इतनी चीज है बस काम चला हुआ, ठीक है। कम है, मुझे पता है कम है, लेकिन हमारे लिए काम चला हुआ हमें दे दो। द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है जितनी भी है ना आपके पास, जितनी भी है, कम है ज्यादा है, हमारे लिए वो पूरी है, मतलब हम उसमें काम कर सकते हैं, हमारे लिए वो पूरी है, ठीक है। तो होता है आ फ्यू सॉरी द फ्यू और द लिटिल का मतलब, ठीक है। अब मैंने कहा आई हैव फ्यू डाउट्स, मेरे कुछ डाउट्स हैं, यानी कि मेरे एक भी डाउट नहीं है, यानी कि मेरे ना के बराबर डाउट है, मैं इस बात से श्योर हूं ना। मैंने क्या कहा, मैं श्योर हूं, मेरे कुछ भी डाउट नहीं है। फ्यू डाउट्स का मतलब होता है ना के बराबर है ही नहीं डाउट्स। अगर मेरे डाउट्स ही नहीं तो बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई डेट का यूज करेंगे, क्योंकि सर्टेनिटी के लिए हम डेट का यूज करते हैं जब हमारी बात बिल्कुल पक्की हो, कंफर्म हो इस बात से, ठीक है। लेकिन इसमें देखो आई हैव अ फ्यू डाउट्स, भाई हमारे पास जितने भी है तुम्हारे पास काम चला हुआ मेरे लिए उतने दे दो, तो इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है। तो हम डाउट में तो डेट का यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे करेंगे वेदर का यूज, ओके। तो आशा करती दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत ज्यादा जरूरी था ये। अगर ना भी समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, दोस्तों अब करेंगे हम कंडीशन की बात, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। भी अब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर का यूज कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, यानी कि क्या उसका लफड़ा है, क्या चक्कर है, तो अब हम उसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब देखो पहले बात करेंगे हम कंडीशन की, ठीक है, यानी क्या क्या कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन होंगी तो उसके रिजल्ट क्या क्या होंगे, ठीक है। अब देखो मेरी सुनो, अगर मान लो हमारी कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। टेंस सीखना चाहते हो, सीख रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख रखे तो चिंता मत करो, एक तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और दूसरी 2 घंटे की वीडियो आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। 100% कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे, उन्हें सीख लेना बस। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, या फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दीदी कंफ्यूज होगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये सब कुछ हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का डू डज का यूज करते हैं, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम डू डज का यूज नहीं करेंगे, तब हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर पर्सन आ जाए, ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन आ जाए, अगर सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का यूज करेंगे, और हमारा बहुवचन पर्सन आ जाए तब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तब हम डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये सब टेंसेस के अंदर है, ठीक है। दीदी ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट के अंदर पासिव वॉइस है, ठीक है। पासिव वॉइस का मतलब होता है जो आगे होता है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जो लास्ट में होता है वो कार्य को करने वाला होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये सिंपल प्रेजेंट ये हमारी सिचुएशन आ जाए, देन हमारा रिजल्ट किसमें होना चाहिए, रिजल्ट हमारा विल, कैन, शैल और मस्ट, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर कंडीशन हमारी ऐसे लिखी हुई है तो रिजल्ट हमारा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर चारों एक साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी एक, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो हमारी कंडीशन आ जाए सिंपल पास्ट में, इसका क्या मतलब है, सिंपल पास्ट के अंदर यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर से अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देन वी हैव टू यूज डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर पासिव वॉइस है पास्ट के अंदर
देन वी हैव टू यूज वॉज वर्ब प्लस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पास्ट की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट जो होगा विल का वुड बना। तो देखो विल कैन शैल क्या आते हैं, मॉडल प्रेजेंट के होते हैं ना। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी पास्ट का होगा। जो प्रेजेंट के मॉडल थे उन्हें पास्ट बना दो। जैसे कि यहाँ पे हमने डू का क्या बना दिया, डिड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वॉज कर देंगे, सॉरी वॉज नहीं, विल का वुड आएगा। ठीक है, मॉडल की बात हो रही है, रिजल्ट तो हम इसमें करेंगे। तो अब भाई पास्ट की बात हो रही है तो वुड, कुड, शुड, मस्ट हमारा मस्ट ही रहेगा। ठीक है, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल है, चाहे पास्ट का मॉडल हो या मतलब हमेशा हम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ना, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारी आगे की क्या है, थर्ड है हमारी, अगर हमारी मान लो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में आ जाए, किस में आ जाए, पास्ट परफेक्ट में आ जाए। ठीक है, हम इसे रख देते हैं पास्ट परफेक्ट में। जो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अंदर केवल यही होता है। ठीक है, अगर हमारी इसमें आ जाए तो हमारा रिजल्ट किसमें होगा, रिजल्ट होगा हमारा वुड, शुड, क्या रह गया, कुड रह गया हमारा, वुड, शुड, कुड, और अब हमने लिख दिया मस्ट। ठीक है, इनके साथ हैव आएगा। ठीक है, हैव भी तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो रिजल्ट हमारा ऐसे होना चाहिए, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कहोगे दीदी आपने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, नहीं, मैंने मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। बस अंतर इतना है, जब इनका जो रिजल्ट होगा ना उसमें वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन अगर ऐसा रिजल्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हैव होगी। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग और फिफ्थ हैज। ठीक है, फिर हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ओके, देखो यहाँ पर इफ आई स्टडी, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल बात हो रही है, सिंपल सेंटेंस है ना, सकारात्मक, तो हम क्या करेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस है देन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और बहुवचन पर्सन के साथ। आई हमारा क्या है, हमारा बहुवचन पर्सन है, यानी कि प्लूरल पर्सन है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमने कंडीशन अगर ये रखी है तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए विल, कैन, शैल, मस्ट ऐसे होना चाहिए। तो देखो विल प्लस में पास यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, ध्यान रखनी ये बात है, कभी आई स्टडी के साथ आई वुड आ जाए और एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। तो देखो आई स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास सिंपल पास्ट है, तो वुड, कुड, शुड, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आई वुड पास द एग्जाम, ये भी ठीक है। इफ आई हैड स्टडीड, यानी कि ये कंडीशन आ गई है, देन वी हैव टू यूज आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, वुड आ गया, शुड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे वुड की जरूरत थी इसलिए वुड आया है, हमने हैव कर दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आ गया, फिर पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई लिव्ड नियर माई मेट्रो स्टेशन आई वुड बी इन टाइम फॉर वर्क। ठीक है, आई लिव्ड आ गया यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट टेंस आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वुड, कुड, शुड, मस्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और मैंने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी का क्या केस है ये समझना है। ठीक है, देखो बी की हमारी फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, भर। ठीक है, वॉज, ओके, इज, एम, आर हमारी बी की फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, इज, एम, आर, वॉज, भर, बीन और बीइंग। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, हमारी बी की फॉर्म होती है, बी की फैमिली कहते हैं इसे। तो बी की फैमिली में हैज, हैव, हैड नहीं आते, हैज, हैव, हैड होती है हैव की फैमिली। ठीक है, वॉज वर होते हैं वॉज वर की फैमिली। ओके, तो बी की फैमिली में ये आ गई, इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म, फोर्थ हो गई बीइंग, और फिफ्थ कौन सी हुई, फिफ्थ हमारी हो गई इज, एम। ठीक है, ये देखो बहुत बड़ा केस है, मतलब मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं आपको क्या बताती हूँ दोस्तों, कि अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सिंपल सेंटेंस है और पर्सन हमारे सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, यानी कि वर्ब की फिफ्थ वर्ब जो हमारी वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है ना वो हमारी सिंगुलर वर्ब कहलाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म कहलाती है, हमारी प्लूरल वर्ब कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर मुझे बी की मुझे फिफ्थ वर्ब बनानी है, फिफ्थ फॉर्म बनानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिफ्थ क्या बनेगी, फिफ्थ हमारी इज और एम बनेगी, क्योंकि इज और एम का यूज हम सिंगुलर में करते हैं ना, आर का तो यूज हम बहुवचन यानी कि बहुत सारों के लिए करते हैं, इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी इज और एम होती है बी की फैमिली में। ठीक है, अब कहोगे दीदी मान लो यहाँ पे बी की जरूरत थी तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगाते, आ है तो हम एम का यूज करते,
देखो भाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस केस में अगर ऐसी वर्ब होती है ना, तो इस केस में कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर भी आ जाती है और कभी कभी हम बी भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम वुड एम आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर वुड या फिर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना उसके बाद, तो हमेशा बी ही आती है। ओके, ये बात ध्यान रखना। यानी कि इस केस में कभी आप बी की, मान लो हमने कहा कि भाई बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, तो वुड विल के बाद इज एम या फिर वुड इज वुड एम वुड आर लगा दो, ये गलत है, ठीक है। तो हम उस केस में बी लगा देते हैं। यानी कि बी की फॉर्म ये होती है, और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर भी हो जाती है, और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी को भी मान लिया जाता है। तो बी भी हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, कभी से सेकंड या फिर थर्ड समझो, नहीं तो आप कहोगे दीदी हमने तो वर्ब कभी पढ़ी नहीं, अब पढ़ ली ना। ओके, आगे देखो, इफ आई वर यू आई वुड प्लांट सम सैपलिंग्स अराउंड द हाउस। अब हमारी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अभी आपको बताया यार बी की जो सेकंड फॉर्म होती है, बताया ना आपको, वोज वर्ब होती है। तो यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो आई वुड प्लांट आएगा, ठीक है। प्लांटेड नहीं आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर होता है नाउन प्रोनाउन की तरह, सीखना चाहते तो सीख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे वो जो क्लासेस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक भी कर देना, और हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सार्वभौमिक सत्य की, यूनिवर्सल ट्रुथ की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मान लो हमारा कभी भी सार्वभौमिक सत्य है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा सत्य जो हमेशा रहता है, ठीक है, यानी कि जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने कहा भाई अगर सूर्य पूरब से उगता है तो पूरब से उगेगा, और पश्चिम में छिपता है तो पश्चिम में छुपेगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, यानी कि वो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, हमारा वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, तो जो मतलब हमेशा है, जैसे मैंने कहा भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। अब मैंने कहा फोन आपके पास है, फोन मेरे पास है, ये कोई सार्वभौमिक सत्य थोड़ी ना है, ये तो कल किसी और का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा भाई पूरा सूर्य अगर पूरब से उगता है तो हमेशा पूरब से उगेगा, अब ऐसा थोड़ी ना कि कल से पश्चिम से उगने लग जाएगा, या फिर आपके यहाँ पे पूरब से छिपता है, पूरब में छिपता है, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसी चीजें जो हमेशा होती है ना, तो उनके साथ हमेशा क्या होगा दोस्तों, यूनिवर्सल, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं ना, उनको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि उनका जो टेंस होगा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। हम अपने डेली यूज में सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, कोई पास्ट का होता है, कोई प्रेजेंट का, कोई कंटिन्यूअस का, कोई परफेक्ट का, कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य होगा ना, उसका टेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब सिंपल प्रेजेंट का ही होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक नहीं है, हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही होगा। सिंपल प्रेजेंट में भाई हमारा डूडस भी आ गया, डूडस आ गया तो नोट भी आ गया। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में नहीं उगता, सूर्य पूर्व में नहीं छुपता है, तो एक सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूर्व में नहीं छिपता है, ठीक है, ये हमारा सार्वभौमिक सत्य है। और सूर्य पूर्व में उगता है, ये हमारा सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, ये सारे हैं। तो इनके साथ हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, सबका क्यों का कारण हमेशा जाना करो, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, मुझसे किसी ने पूछा था प्रेजेंट टेंस का मतलब, और हमेशा हम क्या बताते हैं कि जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। घर में भी भाई मतलब जिस समय भाई हम काम कर रहे हैं, तुम फोन में पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और भी लोग अपने अपने काम कर रहे होंगे, तो जिस समय वो काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस समय जो काम चल रहा होता है ना, कंटिन्यू यानी कि चल रहा हो, लगातार हो रहा हो काम, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जो हमेशा हो। अब मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज किया, मैंने सार्वभौमिक सत्य, मैंने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। सपोज करो आपकी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की डेफिनेशन है जो काम चल रहा हो, तो ये काम क्या चल रहा है, यानी कि मैंने कहा सूर्य पूरब से उगता है, अब फिलहाल रात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या सूर्य पूरब से उग रहा है, यानी कि सूर्य पूरब से उग रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, वो क्या उग रहा है, यानी कि पूरे दिन उगता ही रहता है, नहीं। यहाँ पे तो मैंने भाई सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब था जो काम हमेशा चल रहा हो। इसका मतलब ये काम हमेशा चलता रहता है, हमेशा थोड़ी ना चलता है, सुबह को उगेगा और शाम को छिप जाएगा, तो ये काम तो भाई, इसलिए मैं कह रही हूँ सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट अगर आपको किसी को बताना ना कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल भैया दीदी दादा जो भी है उनसे कहो, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम हमेशा है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में छिपेगा, ये काम हैबिचुअल है, यानी कि सूर्य की आदत है पानी 100 डिग्री पे ही उबलेगा,
पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, 0 डिग्री पे रख दोगे तो नहीं उबलेगा, 100 डिग्री पे उबलेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी आदत है ना, पानी कह देते हैं कि 100 डिग्री पे ही उबलेगा, और हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। जैसे कि मैंने कहा मैं ब्रश करती हूँ, तो कल भी करती थी, आज भी करती हूँ, आगे भी करूंगी, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने की थी गलती, आप मत करना, ठीक है, कभी गलती मत करना, कभी कहते जो चल रहा है भाई, छोटे बच्चे मतलब हम तो ऐसे बता देते हैं, बड़ों को ज्ञान होता है, ठीक है। तो अब आपको ज्ञान हो चुका है, अब ये गलती मत करना, इसलिए हम इसका यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य में, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन द ईस्ट, ईस्ट से द सन राइज, देखो राइज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिवॉल्व्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या सॉरी ईएस, ठीक है, सीधा ईएस लगा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस लग गया। ह्यूमंस आर मॉर्टल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ह्यूमंस क्या होते हैं, नश्वर होते हैं, यानी कि भाई एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही पड़ता है, ठीक है। सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमेशा हमें रोशनी देता है, ये सार्वभौमिक सत्य है जो हमेशा है, सूर्य की आदत है कि वो रोशनी देगा, ठीक है, और सूर्य कल भी देता था, आज भी देता है, आगे भी देगा, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखना, ठीक है। वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी उबलेगा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा। तो बॉइल्स हमने देखो बोल्ड नहीं लगाया क्योंकि उबलता था नहीं, यानी कि बोल्ड लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या, पहले उबलता था क्या, क्यों अब नहीं उबलेगा, अब भी तो उबलेगा ना, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। हमने बॉइल्स क्यों लगाया, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं इसका मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। अभी हमारा बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, जानती हूँ वीडियो बड़ी बन गई, लेकिन हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, रूल्स बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो जल्दी जल्दी हमें कवर भी करने हैं। तो बस एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है वन ऑफ द और ईच ऑफ द का, जिससे मेन हमारा वन ऑफ द रहेगा, इसके अंदर ही 4 कॉन्सेप्ट निकलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे नोट सीखेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, फिर हम उनका मतलब सीखेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो वन ऑफ द और ईच ऑफ द, ठीक है, ये बात ध्यान सुनो दोस्तों मेरी बात। अगर मान लो वन ऑफ द लगा हुआ है, ईच ऑफ द लगा हुआ है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। वन ऑफ द और ईच ऑफ द के साथ दोस्तों हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों का कारण मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, पहले चारों कॉन्सेप्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या है दोस्तों, यहाँ पे केवल ईच ऑफ द केवल इतना ही आया है कि ईच ऑफ द के बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, यहाँ पे ईच ऑफ द की बात खत्म। अब वन ऑफ द की सुनो, देखो वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद मान लो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, आपको समझाया है भाई क्लासेस के अंदर, हु, विच, दैट और whom, ठीक है। तो क्या होगा, तब हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, देखो अगर वन ऑफ द ईच ऑफ द के साथ क्या है, प्लूरल नाउन है, मतलब इनके साथ हमेशा जो नाउन होगा वो हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा, ठीक है। तो ये बात तो खत्म भाई, वन ऑफ द के साथ हमेशा बहुवचन नाउन होगा, लेकिन मान लो इनके साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारी वर्ब होगी ना वो हमारी प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट सुनो अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वन ऑफ द का, ये देखो वन ऑफ द, अगर मान लो इसके साथ हमारी प्लूरल नाउन आ गई, क्या आ गई, प्लूरल नाउन आ गई, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, इन्हें अच्छे समझाऊंगी, चिंता ना करो, अभी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। बस पहले लिख देती हूँ, हमारा फोर्थ क्या है, मान लो ओनली लिखाओ पहले, ओनली मतलब ये बीच में भी आ सकता है, वन ऑफ द, फिर हमारा कोई भी नाउन है बहुवचन वो बीच में भी आ सकता है, तो शुरू में ही है, ठीक है। तो देखो ओनली के बाद मान लो वन ऑफ द लिखा हुआ है, ओनली के बाद वन ऑफ द लिखा हुआ है, तब रिलेटिव प्रोनाउन आए या ना आए, मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और नोट, यानी कि वो आए या ना आए, तब तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, किसका करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, देखो मैं क्या कह रही हूँ, इसे रख देते हैं,
मान लो वन ऑफ द, ईच ऑफ द आ जाए तो उसके बाद हमेशा हम बहुवचन नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वन ऑफ द के बाद बहुवचन नाउन है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, बेशक बहुवचन नाउन हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों आएगी वो भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मान लो वन ऑफ द के बाद बहुवचन नाउन है तो उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि हु आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, होम आ गया, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जब इनके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था तब तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया था। लेकिन अगर बीच में ये आ जाए तब हमारी वर्ब कौन सी होगी, बहुवचन वाली वर्ब होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर वन ऑफ द के साथ बहुवचन नाउन तो आता ही है, अगर उनके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तब हम बहुवचन वर्ब का यूज करेंगे, ना आए तब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब मान लो वन ऑफ द से पहले ओनली आ जाए तब तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन आए या ना आए या फिर भाड़ में जाए, ठीक है, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ओके, ओनली वन ऑफ द के बाद यहाँ पे लिख देते हैं ओनली वन ऑफ द प्लस में प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन फिर प्लस में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वो फिर आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वन ऑफ द के पहले ओनली आ गया ना तब पता है आपको क्या लगता, मान लो ओनली वन ऑफ द जाता और फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुम आ जाता, तो अब क्या करते, आप हमारी बहुवचन वाली वर्ब लगाते। इसलिए तो मैंने सीखा है कि मान लो अगर वन ऑफ द से पहले ओनली आ जाए ना तब ये आए या फिर ना आए तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, मैंने कहा दोस्तों वन ऑफ द बॉक्सेस, तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्सेस में से एक। अब मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। सब्जेक्ट हमारा कौन बन सकता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन बन सकता है। ऑफ हमारा क्या है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसका नाम ही ऑब्जेक्ट हो गया तब हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, नहीं कह सकते ना, तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट क्या है दीदी, सब्जेक्ट हमारा ये है। अगर वन यानी कि एक सब्जेक्ट है तब हम सिंगुलर का यूज करेंगे, मैंने अभी आपको बताया ना। देखो हमारी आ गई ना, बॉक्सेस क्या है, नाउन है और क्या है, बहुवचन नाउन है। तो आप सोचोगे भाई बहुवचन नाउन है तो बहुवचन वर्ब का यूज करेंगे, नहीं, हम सिंगुलर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये वन देखना है भाई, ऑफ है, ऑफ के बाद जो आएगा वो तो ऑफ का ऑब्जेक्ट आएगा ना, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। अब उसका नाम ही ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नाम ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्यों कहेंगे हम उसे, ठीक है। ऑफ से पहले जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ओके, तब हम इसका यूज करेंगे। अभी हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता है, वन ऑफ द के बाद हमेशा हम इस नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, बहुवचन नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि हम कहते क्या है, हमारे कहने का मतलब क्या, हमने ये लगाया क्यों वन ऑफ द, हमने लगाई इसलिए कि लड़कों में से एक, लड़कियों में से एक, फोनों में से, मोबाइल्स, बहुत सारे मोबाइल्स में से एक, मेजे में से एक, बॉक्सेस में से एक, शर्ट्स में से एक, क्लोथ्स में से एक, तो मतलब इसका एक हो गया ना, इनमें से एक, इनमें से, तो इनमें तो बहुत सारे होंगे, उनमें से एक कहेंगे। एक में से एक आपने किसने कहा, मैंने कभी कहा है कि एक पेन में से एक दे दो, मैं या फिर क्या कहूंगी, मैं क्या कह सकती हूँ, 5 पेन में से एक पेन दे दो, मैं ये थोड़ा कहूंगी एक पेन में से एक पेन दे दो, तो वन ऑफ द 5 पेन्स कह सकती हूँ मैं, ओके। तो ऐसे कहा जाता है, अगर 5 पेन्स आ गया यानी कि बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारी वर्ब यानी कि हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बहुवचन वर्ब का यूज करेंगे, नहीं, हमारे जो 5 पेन्स है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ 5 पेन में से मुझे एक चाहिए, तो चाहिए तो मुझे एक ही ना, सब्जेक्ट तो मेरा एक ही है। और ऐसे ईच का मतलब है, ईच का मतलब है प्रत्येक, यानी कि हर एक एक, ठीक है। तो बॉक्सेस मुझे प्रत्येक चाहिए, मैंने कहा मान लो अभी 5 बॉक्स पड़े हैं तो मैंने कहा बॉक्सेस मुझे प्रत्येक चाहिए, प्रत्येक यानी कि दीदी आपको सारे चाहिए, सारे चाहिए, तो ईच हमारा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट हुआ ना। मान लो मेरा आ जाए, मान लो आ जाए ईच ऑफ द बॉक्सेस, दीदी आप कहोगे कि प्रत्येक बॉक्सेस मुझे चाहिए, ठीक है, ईच ऑफ द बॉक्सेस यानी कि बॉक्सेस का प्रत्येक मुझे चाहिए। मान लो यहाँ पे 10 पड़े हैं, मैंने कहा भाई 10 बॉक्स का मुझे प्रत्येक चाहिए, प्रत्येक का मतलब था हर एक, यानी कि हर एक चाहिए, यानी कि सारे के सारे चाहिए, ठीक है, हर एक एक चाहिए, 10 के 10 चाहिए। इसका मतलब दीदी आपने कहा ये तो हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, आगे वाला हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा प्रत्येक यानी कि हर एक, हर एक यानी कि है कितने, 10 है, इसका मतलब बहुत सारे हैं, यानी कि हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, क्योंकि चाहे 10 बॉक्सेस पड़े हो, चाहे मुझे 10 बॉक्सेस लेने पड़े हो, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, प्रत्येक चाहिए। प्रत्येक क्या है, मेरे ईच का मतलब होता है, ईच की हिंदी होती है प्रत्येक, प्रत्येक का हिंदी मीनिंग होता है एक एक, या फिर हम कह सकते हैं हर एक। अगर इसके अंदर ही एक छिपा हुआ है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज क्यों करेंगे, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, और इसलिए इनके बाद बहुवचन नाउन आती है।
फिर आपने दीदी ये तो कहा कि इनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम वर्ब बहुवचन वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि अब हमारा बीच में सब्जेक्ट की बात अलग हो जाती है, सब्जेक्ट फिर हमारे और आ जाते हैं, फिर हमारी इन सब्जेक्ट की बात नहीं रहती, इसलिए तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाए बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आए या फिर ना आए, ओनली लग गया ना, केवल, केवल तो अगर केवल आ गया तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ना। ये बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा, ये दोनों एक ही है, केवल आपको बस उलझाने के लिए दे देते हैं कि ओनली के बाद ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मानो ओनली आ जाए और रिलेटिव प्रोनाउन हो या फिर ना हो, अगर हो भी ना तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वन ऑफ द से पहले ओनली है और ओनली का मतलब केवल, ठीक है। तो आशा करते समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे हमें सोल्व करने, ठीक है। शी इज वन ऑफ द वुमन हु थिंक, देखो वुमन हमारा आ गया, वन ऑफ द वुमन मतलब शी इज वन ऑफ द वुमन, वह सभी औरतों में से एक, वह एक ऐसी शब्द, वह सभी औरतों में से एक ऐसी है जो सोचती है कि वे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लो मैंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां, 100 लड़कियां हैं, तो उनमें से मैंने एक को कहा कि भाई वो जो लड़की है, वो एक लड़की, वो उन सभी लड़कियों में से एक ऐसी है जो सोचती है कि वे सब लोग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वो है ना सब्जेक्ट तुम्हारा वन ही है, तो हु थिंक हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे हु आया है, मैंने कहा वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के साथ हमें क्या लगा रहे हैं, वुमन हमने लगा दिया है, हमने प्लूरल नाउन लगा दिया, ठीक है। तो लगा दिया, उसके बाद हु आ गया, हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो हमारी वर्ब कौन सी होनी चाहिए, बहुवचन वाली होनी चाहिए, बहुवचन वाली वर्ब है, हाँ, क्योंकि थिंग्स, देखो थिंग्स हमारी सिंगुलर होती है और थिंक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब से फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेसिक फॉर्म कहा जाता है और बेसिक फॉर्म हमारी प्लूरल होती है, बहुवचन वाली होती है, इसलिए हमने यहाँ पे थिंक लगाया, ठीक है। ही इज वन ऑफ द गर्ल्स हु डैश दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आप यहाँ पे मुझे बताओगे यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आगे देखो, वन ऑफ हर डिजायर्स दैट टू बिकम आ डॉक्टर, अब यहाँ पे देखो वन ऑफ हर आ गया, वन ऑफ हर यानी कि भाई हमने बिल्कुल सही लगाया है, वन ऑफ हर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैंने कहा था वन ऑफ हर आ जाए, देखो यहाँ पे हु होम जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो इज आ जाएगा, ठीक है। दीदी इज क्यों आया, क्योंकि इज एम आर तुम्हारी बेसिक है, यहाँ पे कोई वर्ब थोड़ी ना कहा कि थिंक का यूज करना है, क्या मतलब कोई एक हमें पॉइंट ऑफ थोड़ी ना कहा कि इसी वर्ब का यूज करना है, ऐसे नहीं कहा तो हम इज यूज करेंगे ना, यहाँ पे इज टू बिकम अ डॉक्टर, दैट इज वन ऑफ द बर्ड्स दैट फ्लाई ओवर माई हाउस एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, वन ऑफ द आया, वन ऑफ द के बाद हमने नाउन लगाया, हमारा बहुवचन है, बहुत सारे पक्षी, उसके बाद हमने डेट लगाया, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फ्लाई हमारी बेसिक फॉर्म आ गई, ठीक है। अब आगे देखो तो दोस्तों, रीना इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल, तो ओनली आ गया, वन ऑफ द गर्ल आ गया, अब चाहे वो आए या फिर ना आए हम तो हैज ही लगाएंगे, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का यूज हम बहुवचन के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे दीदी हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हम वर्ब हम जो होगी हमारी बहुवचन वाली होगी, तो बहुवचन वाली तो हैव होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया, ठीक है। अब इसका भी देख लो, मैं बता देती हूँ, ही इज वन ऑफ द गर्ल्स हु, तो इसका आसान है दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, यहाँ पे हमारी बहुवचन वाली वर्ब आएगी, ठीक है। तो देखो हु इज आ जाएगा यहाँ पे, हु इज दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ही इज वन ऑफ द गर्ल, ये गलत है ना सेंटेंस, यहाँ पे मैंने ध्यान दिया दोस्तों, देखो ही इज वन ऑफ द गर्ल, वह उन लड़कियों में से एक है, हम यहाँ पे शी लगा देते हैं, ठीक है, या फिर हम ही इज वन ऑफ द बॉयज लिख देते हैं, यहाँ पे ही इज वन ऑफ द बॉयज, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आशा करते हो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा है, हमने अनटिल का पढ़ा, अनलेस का पढ़ा, दैट का पढ़ा, वेदर का पढ़ा, इसका पढ़ा, यूनिवर्सल के बारे में समझा, भाई सार्वभौमिक सत्य के बारे में समझा, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और हमने पास्ट परफेक्ट यानी कि कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जाना। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने वन ऑफ द रूल्स पढ़े, ठीक है, 10-11 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। आशा करते हो आपको समझ में आए होंगे। आप मतलब अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सबके पास शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सब्सक्राइब करना चैनल बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके पास और क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। जिसने वीडियो एंड तक देखी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।